देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ने 12 नहीं बल्कि 30 सीटों पर उतार दिया अपने उम्मीदवार। क्या दिल्ली में बीजेपी के वोट काटे जाएंगे? बताएंगे कौन से सहयोगी ने दिल्ली के चुनाव से मात्र कुछ दिन पहले बीजेपी की नींद उड़ा दी है। दोस्तों के साथ में इंडिया गठबंधन से पंगा लेना पड़ गया है कंगना रनावत को भारी। बताएंगे कितनी बुरी तरीके से फिल्म पिट गई है। दोस्तों बताएंगे कितने रुपए में मात्र निपट चुकी है। इसी के साथ में पंजाब में भी जोरदार हुआ है आंदोलन। दोस्तों बताएंगे जगह जगह नहीं लगने दी गई फिल्म। और इसी के साथ में बताएंगे अडानी के चैनल ने भी जोरदार क्रिटिसिज्म किया है। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी के बिहार पहुंचने के संकेत के साथ ही तेजस्वी यादव ने क्यों बुलाई है इमरजेंसी बैठक। बताएंगे सारे बड़े नेता बुलाए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में मिल्कीपुर विधानसभा में बुरी तरीके से फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। एक एक नेता बगावत पर मैदान में उतर चुके हैं। वरिष्ठ नेता को तो दिल का दौरा भी आ चुका है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश 2014 में आजाद हुआ था बोलने वाली कंगना रनावत की फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाली है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान और दिल्ली मांगे इंडिया लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी एनसीपी ने आखिरकार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों पहले 12 से 15 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन अब एनसीपी अजित पवार गुट ने फैसला लिया है कि वो 30 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं और 30 सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया गया है। कालकाजी करावल नगर के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने अपने लोग एनसीपी ने उतारकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। दोस्तों इसके साथ में कंगना रनावत की लंबे समय से इंतजार की जाने वाली फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। दोस्तों पहले दिन के अंदर ही 1 करोड़ के आसपास का हिसाब किताब रहा है, यानी 60 करोड़ की मूवी ने मात्र 1 करोड़ पहले दिन कमाया है। आने वाले दिनों के अंदर ये धीरे धीरे गिरते गिरते लाखों में आ जाने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि आज तो और पैसे कम होने वाले हैं। दोस्तों जब पहले दिन ही इतनी बुरी स्थिति में है मूवी और इसके बाद कंगना रनावत की इमरजेंसी पर पंजाब में भी बैन लगाने की मांग की गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जगह जगह जोरदार विरोध किया है। दोस्तों पूरे पंजाब में सिनेमा घरों के बाहर प्रदर्शन के कारण उनकी फिल्म नहीं लग पाई है। कंगना रनावत इससे भड़क रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने और खासकर किसानों को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले कंगना रनावत को अब किसान अपने तरीके से करारा जवाब दे रहे हैं। एसजीपीसी की ओर से भी जोरदार प्रोटेस्ट किया गया है और यहां तक कि अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी ने भी कंगना रनावत को लेकर उनकी मूवी को लेकर एक रिव्यू किया है। दोस्तों इसमें कहा है कि अगर किसी को यह देखना है कि मूवी कैसी नहीं होनी चाहिए तो उसको एक बार इमरजेंसी मूवी जरूर देखनी चाहिए ताकि ये समझ जाए कि ऐसी मूवी जिंदगी में कभी नहीं बनानी है। कुल मिलाकर इमरजेंसी मूवी को डिजास्टर साबित कर दिया गया है। भारत की आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि खराब करने के उद्देश्य से बनाई गई मूवी पूरी तरीके से पिट गई है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी और उनकी छवि खराब कराने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। 12:45 पर संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोस्तों 2:30 बजे के आसपास राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं को संबोधन का एक कार्यक्रम रहेगा। न्याय योद्धा कांग्रेस कार्यकर्ता की बैठक होने वाली है। कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में भी ये कार्यक्रम होगा। संविधान सुरक्षा सम्मेलन बापू सभागार में किया जाएगा, यानी 2 जगह कार्यक्रम होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं को दिग्गज नेताओं को मौजूद रहने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों पप्पू यादव भी मौजूद रहेंगे और बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने भी अचानक से अपने सारे नेताओं और वरिष्ठ सांसदों को आज ही पटना तलब कर लिया है। दोस्तों राहुल गांधी के बैठक के बीच में अगर आरजेडी अपने नेताओं खासकर विधायक और सांसदों को पटना बुला रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों अचानक तेजस्वी यादव ने यह बैठक अपने विधायक और सांसदों की बुलाई है? जो भी जानकारी से जुड़ी हुई एक भी खबर सामने आएगी तो आप तक अपडेट पहुंचा देंगे। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में इतनी बुरी तरीके से दबाव में है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब बीजेपी के रेवड़ी और तमाम गंभीर आरोपों को छोड़कर खुद से रेवड़ी बांटनी शुरू कर दी है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को कहा है कि अगर उनकी सरकार बन जाती है, दिल्ली में सरकार बन जाती है तो 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा, गैस का सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली और होली पर 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने यही वादा उत्तर प्रदेश में किया था। आज तक उत्तर प्रदेश के लोग फ्री का सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके से बीजेपी ने राजस्थान के चुनाव से पहले 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। अभी भी लोग राजस्थान में 450 का सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। दोस्तों केंद्र सरकार से जब यह सवाल पूछा गया कि आपने तो राजस्थान में बीजेपी ने वादा कर दिया था विधानसभा चुनाव में, तो उस वादे को कब निभाया जाएगा, तो केंद्र की मोदी सरकार ने कहा कि यह वादा हमने नहीं किया था। राजस्थान में बीजेपी का वादा, इसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, यानी राजस्थान में बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया और केंद्र सरकार ने 450 रुपए के सिलेंडर देने से मना कर दिया। दोस्तों तो फिर जनता जाए कहां? राजस्थान की जनता पूरी तरीके से ठगी महसूस कर रही है। अब दिल्ली में आकर बीजेपी के लोग 500 रुपए का सिलेंडर देने की बातें कर रहे हैं। क्या आपको इसमें रद्दी भर भी सच्चाई लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। क्या आप थोड़ा भी इत्तेफाक रखते हैं? दोस्तों लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव भारत के ऐतिहासिक उपचुनावों में से एक है। दोस्तों कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद बीजेपी के लोग अयोध्या में हार को पचा नहीं पा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जैसे तैसे जीत हासिल की जाए और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से बदला लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर रखी है भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर चुनाव जीतना तो दूर की बात हो सकता है कि करारी हार का सामना बड़े अंतर से बीजेपी को करना पड़े। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं को खुद मुख्यमंत्री 11 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज की जो स्थिति है उसके अनुसार मिल्कीपुर चुनाव में बाहरी वर्सेस आंतरिक का मुद्दा बन चुका है। बीजेपी ने बाहर से एक उम्मीदवार को लाकर टिकट दिया हुआ है। दोस्तों ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में बगावत की भी बू आ रही है। मिल्कीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से 2017 के चुनाव में विधायक बने गोरखनाथ को 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने शिकस्त दे दी थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी उपचुनाव में अपने पुराने प्रत्याशी गोरखनाथ को हटाकर मिल्कीपुर से किसी बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। चंद्रभान पासवान को मैदान में उतार दिया है। चंद्रभान पासवान के नामांकन के बीच भारतीय
जनता पार्टी के नेताओं में जोरदार विरोध देखने को मिला दोस्तों। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंच पर मौजूद थे नामांकन के दौरान, लेकिन एक व्यक्ति जो नहीं था वो थे गोरखनाथ बाबा, जो पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी हुआ करते थे। सूत्रों की माने तो गोरखनाथ बाबा को मनाने के लिए बीजेपी ने जिले के प्रभारी मंत्री और अन्य स्थानीय नेताओं को मैदान में उतार रखा है। देर रात उनसे बैठक भी हुई थी, मुलाकात भी थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व विधायक गोरखनाथ इस बात को मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। गोरखनाथ बाबा की ओर से भाजपा के प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है, लेकिन मीडिया में आप ये रिपोर्ट नहीं देखेंगे क्योंकि मिल्कीपुर के चुनाव को बीजेपी प्रतिष्ठा का चुनाव मानती है और समाजवादी पार्टी ने भी उसी तरीके की तैयारी कर रखी है। आलम यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता मिल्कीपुर से आते हैं, बीजेपी के राधेश्याम त्यागी। उनके भी तेवर बीजेपी के खिलाफ है दोस्तों। इतने नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से कि उनको टेंशन हो गई। टेंशन के कारण बीजेपी के नेता राधेश्याम त्यागी का बीपी बढ़ गया दोस्तों और दिल का दौरा भी पड़ गया। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। टिकट काटने के कारण उनको बुरा लगा दोस्तों और उनके हेल्थ पर फर्क पड़ा है। कुल मिलाकर उपचुनाव से एक बात तो तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने ही नेता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए और आने वाले मिल्कीपुर चुनाव में फिर से एक बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मुंबई में पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सेलिब्रिटी सलमान खान लगातार सिक्योरिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं ताकि उनकी जान बचती रहे और उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे भी लगाए हैं और तमाम तरीके की सुरक्षा के घेरे बढ़ाए गए हैं दोस्तों। इस बीच सैफ अली खान के घर में घुसकर देर रात उन पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। उसके बावजूद महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही नशे में है दोस्तों। कारण यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब स्थिति के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सैफ अली खान के मुद्दे पर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करने और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने के लिए मीटिंग करने की जगह प्रोपोगेंडा फ्लॉप मूवी इमरजेंसी मूवी देख रहे हैं दोस्तों। यानी कंगना रनावत के साथ मूवी का शो देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इमरजेंसी मूवी को हिट कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिश कर ले जो फिल्म फ्लॉप नहीं बल्कि एक ब्लंडर है वो कभी भी लोगों को पसंद नहीं आने वाली है। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा कि आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के सारे बड़े नेता इमरजेंसी मूवी को हिट कराने में जुटे हुए हो सकता है भाजपा की कोई सरकार मूवी को नो टैक्स मूवी भी कर दे, यानी टैक्स फ्री भी कर दे। साथ साथ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई इन्विटेशन नहीं भेजा गया। ऐसी कोई खबर तो नहीं आई है कि मोदी को निमंत्रण भेजा गया हो, लेकिन एक जो खबर आई है जिससे पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा शायद देश के बड़े बड़े बिजनेसमैनों की अमेरिका में इज्जत है दोस्तों। कारण यह है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे नीता अंबानी और मुकेश अंबानी। 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है जो जानकारी आ रही है। और सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी से डोनाल्ड ट्रंप फोन करके बातचीत नहीं कर सकते थे? वो तो प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बोला करते थे और मोदी भी भाजपा समर्थकों को इकट्ठा करके हाउडी मोदी, नमस्कार मोदी, इस तरीके से नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करवाया करते थे। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्यों ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया? जरा लिखकर जरूर बताएगा। साथ किसानों का आंदोलन अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। हरियाणा में 10 और किसान अब मैदान में उतर आए हैं। 111 किसानों के साथ खनौरी पर हरियाणा के 10 और किसान मैदान में उतर आए हैं दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे थे कि ये केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है, तो अब फैसला लिया गया है कि आंदोलन को केवल पंजाब नहीं बल्कि हरियाणा का भी है, ये भी साबित करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के खिलाफ, प्रोपेगेंडा के खिलाफ ये नया मोर्चा खोला गया है भारत के किसानों के द्वारा दोस्तों। उन्होंने बताया है कि 10 अन्य किसान 111 किसानों के साथ खनौरी बॉर्डर पर आमना अनशन पर बैठ गए हैं, जिसमें दशरथ मलिक है हिसार जिले से, वीरेंद्र खोखर है सोनीपत जिले से, हसबीर खरब है सोनीपत जिले से, रणबीर भुकर है जो पानीपत से आते हैं, रामपाल उझाना जो जिंद से आते हैं, बेदी दहिया जो सोनीपत से आते हैं। इसी तरीके से और अलग अलग जिलों के अलग अलग किसान अनशन पर बैठ गए हैं दोस्तों। हरियाणा के हर जिले से एक एक किसान को मैदान में और उतार दिया गया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को उसी तरीके से काउंटर करने का ये एक पूरा इंतजाम किया है किसानों ने। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही किया गया है तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। और भारत के किसानों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या देश के किसान ही देश की मजबूत स्तंभ है, उनके कारण ही भारत का विकास हो सकता है? तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। जय जवान जय किसान के नारे का अगर आप समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेगा दोस्तों। लगातार हमारे साथ इंटरेक्शन करते रहिए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे शासन प्रशासन व्यवस्था के प्रोपेगेंडा का खुलासा कर दिया है दोस्तों। अखिलेश यादव ने बीजेपी को उपचुनाव के मद्देनजर जोरदार तरीके से घेरा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने दुनिया भर के प्रतिष्ठित पत्रकारों को मिल्कीपुर उपचुनाव कवर करने का आमंत्रण दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि अब ये जो उपचुनाव होने जा रहा है ये भारत के इतिहास में सबसे बड़े सबसे इंपॉर्टेंट उपचुनावों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव दुनिया के लिए एक केस स्टडी बनकर साबित होगा। यानी देखिए आगे होता है क्या। कुल मिलाकर दोस्तों समाजवादी पार्टी पूरी कॉन्फिडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से 30 मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तमाम सारे एजेंडे के बावजूद फिर से चुनाव में हराकर भेजेंगे। आपकी क्या राय है? लिखिएगा जरूर। साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में होने वाली है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों की एंट्री दोस्तों। संभावना है कि फरवरी के पहले सप्ताह में प्रयागराज पहुंच सकती है। उनके साथ में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने इंडिकेशन दे दिया है क्योंकि प्रियंका गांधी की टीम भी प्रयागराज जाकर विभिन्न स्थलों की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है दोस्तों। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर प्रदेश कार्यालय ने कार्यक्रम लॉन्च नहीं किया है, लेकिन पार्टी की ओर से रिव्यू किया जा रहा है। स्थान को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है जहां पर दोनों नेता मौजूद रहने वाले हैं दोस्तों। आपको बता दें कि महाकुंभ में 6 शाही स्नान है, जिसमें पहला था 13 जनवरी को, दूसरा था 14 तारीख को मकर संक्रांति, फिर अमावस्या का, मौनी अमावस्या का, फिर वसंत पंचमी 3 फरवरी को भी शाही स्नान है। तो उम्मीद है कि राहुल गांधी 3 फरवरी को प्रियंका गांधी के साथ कुंभ में मौजूद रह सकते हैं दोस्तों। दोनों स्नान करके कुंभ मेले से एक बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा के खिलाफ भेज सकते हैं। आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। पर आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति ने बताया है कि भारत का मीडिया कैसे काम करता है, कैसे टीआरपी का पैसा बनाने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है दोस्तों।
आरएसएस के नेता राकेश सिंह ने बताया है कि उन्होंने टीवी डिबेट में जाने से बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, आरएसएस के भी नेता रह चुके हैं। राकेश सिन्हा जो कई बार आप लोगों ने टीवी चैनल पर बीजेपी का पक्ष रखते हुए उनको देखा होगा, उन्होंने बताया है कि उनको टीवी डिबेट में जब बुलाया जाता था तो टीवी के एंकर उनसे बोला करते थे कि आपको डिबेट के दौरान मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी के बारे में आप शब्द बोलना है, इससे हमारी टीआरपी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि ये जो बड़ा दावा उन्होंने किया है दोस्तों, इसी से पूरे टीवी चैनल के तंत्र और उसके काम करने के मोडस ऑपरेंडी का बड़ा खुलासा होता है कि कैसे टारगेट करके पैसा बनाने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों के दाढ़ी और टोपी जैसे सिंबल पर अटैक करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जुड़े हुए व्यक्ति ने खुलकर यह बता दिया है और साबित कर दिया है कि गोदी मीडिया का पूरा प्रोपेगेंडा एंटी मुस्लिम रहता है और इससे उनको टीआरपी भी मिलता है और टीआरपी का मतलब पैसा बनाना होता है दोस्तों। और इसके बाद आप लोग जानते हैं कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी मानसिकता ऐसा एजेंडा फैलाने वाले लोगों की मानसिकता से मिलता है तो फिर वो सरकारी एड्स भी दिलवाते हैं और इसके बाद पैसा ही पैसा होता है। यानी ये पूरा एक आयोजित प्रोग्राम है जिसका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि पैसा बनाया जाए, चाहे समाज में विद्वेष फैल जाए, आपस में लोग विवाद में उलझ जाए, देश की प्रगति रुक जाए, मुस्लिम समाज के लोग डरे हुए महसूस करें, अल्पसंख्यक देश में असुरक्षित महसूस करें, लेकिन इसके बावजूद प्रोपेगेंडा फैलाना एकमात्र लक्ष्य है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि टीवी चैनल वालों को बैन करना देश में देश हित का सबसे पहला काम होगा तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान भारत को भारत का सबसे बड़े घोटाले में से एक बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को 5-5 लाख रुपए का ये आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड से इलाज के दौरान कैसे प्राइवेट अस्पताल वाले लूट मचाते हैं दोस्तों, इसे लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था और पूरे मामले की जांच भी की गई थी। बताया गया था कि कैसे दवाइयों के दाम बढ़ाकर दवाइयां बेची जा रही है, कैसे सस्ते से इंजेक्शन का दाम 10-10 गुना ज्यादा वसूला जा रहा है, क्योंकि पता है कि इलाज के नाम पर जितना चाहेंगे उतना सरकार से वसूल लेंगे। यही बड़ा कारण है दोस्तों की इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसे लेकर सीएजी की रिपोर्ट में भी एक के बाद एक खड़ी खोटी सुनाई गई थी। हालांकि रिपोर्ट को दबा लिया गया है क्योंकि भाजपा के खिलाफ रिपोर्ट थी दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि मीडिया वाले भाजपा के एजेंट मात्र बनकर काम करते रहते हैं। क्या आप भी इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों कि भारत के सबसे बड़े घोटाले में से एक आयुष्मान भारत घोटाला योजना है? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके इतर भी कुछ कहना चाहते हैं तो भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव या उससे पहले भी जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था नीचे रेंगती हुई नजर आ रही थी, अब ये रेंगना और ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच सकता है दोस्तों। यानी हो सकता है कि अब रेंग भी ना पाए भारत की अर्थव्यवस्था। कारण यह है कि लगातार विकास दर भारत का गिरता चला जा रहा है। 2026 तक भारत का विकास दर 6.5% के आसपास रहने वाला है, जो पहले 7% से ज्यादा का प्रोजेक्ट किया गया था, यानी 7+ का ग्रोथ रेट बताया गया था। 6.5 पर भारत को ग्रोथ रेट से आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी लगभग महंगाई के आसपास का ग्रोथ रेट रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिवली भारत का ग्रोथ रेट 0.5% के आसपास काफी कम रहने वाला है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और इस भी ग्रोथ रेट में आप लोग जानते हैं कि गरीबों की वृद्धि तो नहीं होती, उनका विकास नहीं होता, विकास तो कुछ चुनिंदा धन्ना सेठों का होता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? इस तरीके से भारत की वृद्धि दर को कम दिखाया जा रहा है आईएमएफ के द्वारा, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अगले हफ्ते तक समाधान नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल को सख्त चेतावनी भेज दी गई है दोस्तों। आपको बता दें कि यह मामला पूरा राज्यपाल और सरकार के बीच का है। दरअसल दोस्तों तमिलनाडु के अंदर जो विश्वविद्यालय के वीसी होते हैं, वाइस चांसलर, कुलपति, उनकी नियुक्ति लंबे समय से विवादों में उलझा हुआ है क्योंकि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति नहीं की जा रही है। और शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई की तारीख तक अगर मामला सॉल्व नहीं किया गया तो फिर हम ठीक कर देंगे, नहीं तो हम जरूर इस मामले को सॉल्व कर देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों उम्मीद यही की जा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे और राज्यपाल को बताए कि असली पावर राज्य सरकार के हाथ में होती है। राज्यपाल एक नियुक्त व्यक्ति होता है, वो कोई इलेक्टेड नहीं होता, उसको केंद्र सरकार ने भेजा हुआ है, ना कि जनता ने उसको चुनकर भेजा, इसीलिए पावर मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए। साथ साथ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और जाट नेता संजीव बालियान की सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद जोरदार विवाद हुआ दोस्तों। इसके बाद विवाद के बाद उन्होंने कई लोगों को लेटर भी लिखा था, फिर जाकर अब वापस से गृह मंत्रालय ने उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी है। मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से बताया गया कि आवास की सुरक्षा के लिए 1 से 4 सशस्त्र गार्ड और 3 पीएसओ समेत कुल 8 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पुलिस प्रशासन के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और दावा किया था कि उनकी सिक्योरिटी को जानबूझकर कॉम्प्रोमाइज किया गया है। साथ साथ दोस्तों अवध ओझा परपटगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने डिटेल में जानकारी दी है, बताया है कि उनके पास कितनी चल और अचल संपत्ति है। अवध ओझा के हलफनामे के मुताबिक उनके पास करोड़ों की संपत्ति है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार अवध ओझा के पास 4 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्ति है, चल संपत्ति है। अवध ओझा ने अपने हलफनामे में बताया है कि उनकी 4 करोड़ 85 लाख की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 59 लाख रुपए के चल संपत्ति है। उनके बच्चों के नाम पर 5 लाख रुपए तक की चल संपत्ति है, जबकि अवध ओझा के पास 1.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी है। इसका भी ब्यौरा दिया गया। उनकी पत्नी के नाम पर भी 1.5 करोड़ के आसपास अचल संपत्ति है। 280 लाख रुपए का उनके ऊपर लोन चल रहा है। अवध ओझा ने अपने हलफनामे में बताया कि गाजियाबाद में 2 फ्लैट और उनकी पत्नी के नाम पर लखनऊ, हरिद्वार, रुड़की और दिल्ली में घर है। इसके अलावा अवध ओझा के नाम पर लाखों रुपए का कर्ज भी है। कुल मिलाकर दोस्तों ये संपत्ति का पूरा ब्यौरा है। एक यूपीएससी के शिक्षक के पास की संपत्ति के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सही है? इतनी संपत्ति एक शिक्षक कमा सकता है? क्या आपको ये पूरा सही लग रहा है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में दिल्ली चुनाव में डगमगा रहा आम आदमी पार्टी का विश्वास, मनीष सिसोदिया बोले, कहा सरकार बना रहे, सीटों का अनुमान लगाना मुश्किल है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आराम से सरकार बनाएगी, सीटों की संख्या का अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। यानी आम आदमी पार्टी भी खुलकर सीटों के अनुमान के बारे में
कुछ बोल नहीं पा रही। आप लोग अपनी राय जो लिखा था दोस्तों। साथ साथ ये थोड़ा अजीब है, मनीष सिसोदिया जी ने बच्चों को कनाडा में पढ़ाने के लिए 3 अलग अलग लोगों से कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए और या उससे ज्यादा 1 करोड़ 54 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। दरअसल दोस्तों मनीष सिसोदिया ने भी अपना हलफनामा दायर किया। उनके हलफनामे में उनके बेटे को लेकर बताया गया है कि 1 करोड़ 54 लाख रुपए का लोन लिया गया है और विदेश में कनाडा में उनका बेटा पढ़ाई करता है। मनीष सिसोदिया पर विपक्षी लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि अगर उन्होंने स्कूल और एजुकेशन को दिल्ली में ठीक कर दिया है तो उनका बेटा कनाडा में जाकर पढ़ाई क्यों कर रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या लगता है आपको कि ये लॉजिकल सवाल है या इलॉजिकल सवाल है? साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि 2014 में 2 घटनाएं हुई और दोनों घटना की वजह से दिल्ली के लोग परेशान हो गए। पहली घटना थी केंद्र में मोदी की सरकार बनना और दूसरी बड़ी घटना थी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में मुख्यमंत्री बनना। इसके कारण ही दिल्ली के लोग बुरी तरीके से पिछड़ गए हैं। दिल्ली का विकास पिछड़ता चला गया है। राजधानी दिल्ली का बुरा हाल है। साथ साथ दोस्तों मोदी सरकार के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति यह है कि भारत के 12 लोग रसिया की आर्मी में काम किया करते थे, यानी रसिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में भारत के 12 लोग रशियन मिलिट्री में मारे गए हैं। दोस्तों 16 अभी भी मिसिंग चल रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। रसिया में भारत के लोगों को क्या जबरदस्ती मिलिट्री में शामिल करके यूक्रेन के युद्ध में झोंका जा रहा है? क्या ये बेरोजगार युवक है जिनको रसिया के अंदर इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? मोदी की सरकार इस पर जवाब देने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ गई है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और पूरे विदेश मंत्रालय से गंभीर सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसके साथ में आयुष्मान भारत योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है, केजरीवाल ने यह बात स्पष्ट कर दी है। साथ साथ दोस्तों बुराड़ी के विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन के तहत दी है। दोस्तों आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अरुण मिश्रा को बीसीसीआई के लोकपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा वही जज है जिन्होंने गुजरात में मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान गृह मंत्री हिरेन पांड्या के हत्या के मामले में फैसले को पलट दिया था। दोस्तों उनके द्वारा अचानक से हाईकोर्ट के फैसले को पलटे जाने पर विवाद खड़ा हो गया था और 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की थी। अरुण मिश्रा ने इस पर संकेत गोखले टीएमसी के एमपी बोले, कहा कांग्रेचुलेशन टू जस्टिस, नो जस्टिस फॉर हिरेन पांड्या ऑन हिज लेटेस्ट रिवॉर्ड। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को ये एक रिटायरमेंट की रेवड़ी मिली है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि रिटायरमेंट की रेवड़ी से कुछ कम नहीं है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि जजों के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं कहीं ना कहीं कई बार आरोप लगते हैं कि उनके रिटायरमेंट का क्या प्रोग्राम है, उसके आधार पर कुछ निर्णय जरूर लिए जाते हैं और यही भारत के न्यायालय के खिलाफ एक ऐसी बात कही जाती है दोस्तों जिसके बारे में ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जवाब है ना हाईकोर्ट के पास कोई जवाब है और भारत के न्याय प्रणाली को लेकर इसीलिए गंभीर सवाल लगातार खड़े होते हैं। आपकी क्या राय है अरुण मिश्रा की बीसीसीआई के लोकपाल के तौर पर नियुक्ति के मामले को लेकर? दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में बीजेपी के नेता अपने विकास कार्य गिनवाते गिनवाते कहने लगे कि बिजली की रोशनी में बीवी की शक्ल देखकर आदमी अब 10 रोटी खा जाता है। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपनी सरकार के दौरान बिजली 24 घंटे आने का दावा करते हुए ये बातें कह रहे थे। साथ साथ दोस्तों जाट गुर्जर मांग कर रहे हैं दिल्ली वाला सीएम। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में एक और जिस रणनीति पर काम किया है वो है लोकल का कार्ड खेलना। दरअसल दोस्तों दिल्ली में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर लोकल आबादी काफी रहती है, जो दिल्ली के पुराने बासिंदे हैं वो रहते हैं। इनमें ज्यादातर जाट और गुर्जर समाज के लोग हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी जो गुर्जर समाज से आते हैं उनको मैदान में उतारा है। अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा जो जाट समाज से आते हैं उनको मैदान में उतारा है। तो क्या दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाट और गुर्जर समाज के वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए ये फैसला ले रही है? एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने बीच चुनाव में जाट आरक्षण का मुद्दा उठा दिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध कर बैठी हुई थी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन किया है, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी को फोन नहीं आया है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि 2-3 दिन का समय बचा हुआ है, मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप का फोन भी आएगा या फिर यहीं से फोन करके बोला जाएगा कि एक बार फोन कर लीजिएगा ताकि मीडिया में रिपोर्ट बन जाए? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मैंगलोर से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी इस्लाम। हाईकोर्ट ने नामांकन पर लगी रोक को हटा दिया है। चुनाव लड़ने के आदेश हाईकोर्ट ने नामांकन पर लगी रोक को हटाने के कारण चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। दोस्तों उन्होंने अपने समर्थकों से तैयारी करने के लिए बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी इस्लाम के निरस्त हुए नामांकन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। समर्थकों में आतिशबाजी देखने को मिली, ढोल नगाड़े बजाए गए, मुबारकबाद दी गई। कांग्रेस पार्टी के नेता के चुनाव लड़ने से जरूर संभावना है कि पार्टी वापस से चुनाव जीत जाएगी। साथ साथ सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हमारा प्रशासन सही से काम कर रहा है और जल्द पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। सारे सुराग इकट्ठा कर लिए जाएंगे और सब कुछ पता कर लिया जाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपको उम्मीद है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार ये कर पाएगी और साबित कर पाएगी कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर तो आज तक चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस से कुछ नहीं हो पाया, जांच में कुछ निकल ही नहीं पाया, जबकि सबको शंका थी। साथ साथ दोस्तों महाकुंभ 2025 का बजट है 5435 करोड़। केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए दिए हैं। कुल बजट 7535 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसके बावजूद स्नान करने के लिए आने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों इतना बजट होने के बावजूद जनता के पैसे का लग रहा है कि गलत दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि उनके सर पर उनके माथे पर कोई छत नहीं है। पूरे ओस में सोना पड़ रहा है, रात रात और सुबह उठकर नहाने जाना पड़ रहा है। इससे तबियत भी खराब
हो सकती है और इसीलिए योगी सरकार के पूरे प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि कुंभ का काफी प्रचार किया गया था और सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। मीडिया वाले तो दिन रात ऐसा लग रहा है कि केवल प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत जनता बता रही है। जो वहां जाते हैं उनको पता चलता है कि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुव्यवस्था के कारण जो सरकार सुधार सकती थी, यात्रा को सुगम बनाया जा सकता था। साथ साथ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को फोन लगाया, तो क्या मोदी को फोन लगाएंगे? सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रही है। इस पर राजू पाडलूकर बोले लाल आंख शायद हो सकता है दिखाया जाए। साथ साथ शरद पवार को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब सतीश चव्हाण ने उनकी पार्टी छोड़ दी है। हालांकि दोस्तों शरद पवार की पार्टी को लेकर एक और गंभीर सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि उनके विधायक सतीश चव्हाण ने उनकी पार्टी छोड़ दी, तो लोग उम्मीद करते हैं कि पार्टी छोड़ने वाले व्यक्ति को निलंबित किया जाएगा और उसकी विधायकी छुड़वाई जाएगी। इसलिए जरूरी है कि पार्टी छोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाए स्पीकर के सामने और स्पीकर से कार्रवाई करवाई जाए और उस व्यक्ति को पोस्ट से हटाया जाए, विधायकी के पोस्ट से, क्योंकि उसने पार्टी छोड़ दी। एंटी डिफेक्शन का कानून लगना चाहिए और फिर उपचुनाव होने चाहिए उस सीट पर। लेकिन शरद पवार की पार्टी ने सतीश चव्हाण को अपनी पार्टी से खुद ही हटा दिया है, जिसके कारण सतीश चव्हाण की विधायकी नहीं जाएगी। दोस्तों कहीं ना कहीं इसके पीछे लोगों को एक साजिश भी लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजित पवार गुट से मिलकर काम कर रहे हैं शरद पवार? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।